नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। बात जनाब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की एक इक़्तिबास यानी एक स्टेटमेंट से शुरू करूँगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि तारीख़ आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ जंग के बाद अदालतों के ऐवानों में हुई। क्या जुमला था उनका कि तारीख़ आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ जंग के बाद अदालत के ऐवानों में हुई। और इससे आगे कुछ बातें उन्होंने लिखी हैं और वो लिखा है कि अदालत की नाइंसाफ़ियों की फहरिस्त बड़ी है, तूलानी है, तारीख़ आज तक इसके मातम से फारिग ना हो सकी। हम इसमें हज़रत मसीह जैसे पाक इंसान को देखते हैं जो अपने अहद की अजनबी अदालत में चोरों के साथ खड़े किए गए। हमको इसमें सुकरात नज़र आता है जिसको सिर्फ इसलिए जहर का प्याला पीना पड़ा कि वो अपने मुल्क का सबसे ज़्यादा सच्चा इंसान था। हमको इसमें फ्लोरेंस के फ़िदाकारे हकीकत गैलीलियो का नाम भी मिलता है जो अपनी मालूमात और मुशाहिदात को इसलिए जुटला ना सका कि वक्त की अदालत के नज़दीक इनका इजहार जुर्म था। बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी, चंद बातें आपके सामने पेश की। और एक बात और कहता हूँ कि अगर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान की अदालतों में किए हुए फ़ैसले देखे होते तो फिर शायद इस जुमले को इस तरीके से बयान करते कि तारीख़ आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ अदालत के ऐवानों में देखी गई। ये कुछ बात थी। और उसके बाद मैं अपने जो कुछ इशू है आज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में बड़ी सख्त तकरीर की गई है। आज जुडिशरी ने भी बहुत सारे अहम ऐसे जुमले किए हैं जिसके ऊपर बड़े सवालात बनते हैं। मसलन सियासी जमातें अपने मतलब का फ़ैसला चाहती हैं, सियासत ने अदलिया के माहौल को ख़राब किया है, पार्लियामेंट अपने इख्तियारात को गस्ब ना करने दे, पार्लियामेंट और अदलिया में खुली जंग नज़र आ रही है, पार्लियामेंट एक और वज़ीर आज़म को नहीं जाने देगी, जुडिशल कौंसिल के फ़ैसले तक कोई जुर्म जज मुजरिम नहीं होता, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का मुस्तकबिल क्या होगा। एक तरफ पार्लियामेंट और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच। बार कौंसिल की दरख्वास्त को चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया तो फिर अवामी एहतजाज होगा और मैं लोगों को सड़कों पे निकालूंगा। इसके लिए इस गुफ्तगू के बाद ये एक वीडियो है जनाब पार्लियामेंट में बहुत ओपन और बड़ी गुफ्तगू की है ख्वाजा आसिफ ने। इसको ज़रा सुन लें फिर आगे चलते हैं। दिखाइए जनाब। आइन शिकनी पे अंगूठे लगाने वालों की बाक़ियात जो है उनको बुलाएं यहां पे। ये हमारा इस्तेकाक है। पाकिस्तान की आवाम जो है जवाब मांगती है कि हम क्यों सरगर्दा हैं 75 साल के बाद भी। मंजिल गुम हो चुकी है हमसे। जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं होगा। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। यहां पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। पार्लियामेंट नहीं चढ़ाएगी अपने वजीर आजम को बलि। हद हो गई है कि आप लोग जो है सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अक्टूबर का रहने दो, सितंबर का इंतजार करने ताकि 2-4 और जो है अपॉइंटमेंटें हो जाएं। एक और वीडियो है, जरा वो भी दिखाइए। स्पीकर,
मैं फिर तीसरी दफा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाउस कमेटी बनाएं और ये तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए, ताकि हमारी नई जनरेशन को पता लगे कि इनकी क्या तारीख है। हमारी तारीख तो आप सबके सामने है, असी तो कोई नहीं लुकाया छुपाया था। हम जाते हैं, जो हमें भूल गई होती है हमें आवाम याद करा देती है कि ਤੁਹਾਡੀ है औकात है। हमें आवाम याद कराते हैं, हमारे वोटर याद कराते, तो आपकी ये औकात है। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। 1947 से लेके अब तक इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान पे जितने हमले इन लोगों ने किए हैं उतने हमले जो है इस पार्लियामेंट ने नहीं किए। हम कसूरवार हैं। मैं बिल्कुल बरमला जो है अपना जो कसूर है पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में, मैं तारीख से, पाकिस्तान के बानियों से, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने के अपने शोहदा से सबसे माफी मांगते हैं। इनको भी माफी मांगने दें, इनका भी एहतसाब होने दें। जनाब वाला, मैं आखिर में फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करें, इनको लिखें कि हमें रिकॉर्ड दें उस गुफ्तगू का। जी हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराए, एडवोकेट साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुशीर वज़ीर आला पंजाब। आपका बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ हैं इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया। आबिद साकी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आ जाता हूँ। आपने आज डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई है और जो उसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो ज़रूर सुने होंगे, और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी आज गूंज आपने सुनी होगी। तो बज़ाहिर तो इस बात पे सामने नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट और ये जो 8 रुकनी बेंच है ये आमने सामने आ गई है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, या कोई एक दूसरे को बकौल जिस तरीके की सूरत हाल है उसमें लगता है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं आप आबिद साहब? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मदऊ किया। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, एक तो ये है कि दोनों तरफ से बड़ी मुकम्मल तौर पर भरपूर सियासत हो रही है और सरमायादाराना जमहूरियत जो है उसका एक पैटर्न है कि रूलिंग क्लासेस जो हैं, हुक्मरान तबकात जो हैं, उनका आपस में तजाद पैदा होता है और अपने अपने तजादात की लड़ाई जारी रहती है। और इसको तारीख़ में जद्दियाती अमल भी कहा जाता है, जिससे चीज़ें नई बनती और बिगड़ती हैं। मेरे ख़्याल में कोई ऐसी परेशान कुन सूरत हाल नहीं है। ये अच्छा है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुखालिफ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मुखालिफ खड़ी है, तो ये होना चाहिए। असल में हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने जो आइन के अंदर मौजूद तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलना नहीं सीखा। हमारा रियासती अमल जो है वो एक जमहूरी अमल की सूरत इख्तियार नहीं कर सका, और यहाँ मार्शल लॉ के तवील अरसे और फिर उसके बाद मुसलसल कंट्रोल डेमोक्रेसीज़ ने हमारे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा न्याय साहब, मैं अच्छा ये बोल रहे हैं तो न्याय साहब का आप माइक दुरुस्त करने की कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, न्याय साहब का जो है ना ऑडियो सिस्टम, उसको ज़रा आप चलें, आप तक आवाज़ जा रही है, उसको तो मैं कह रहा था कि जी सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, मुसलसल मार्शल लॉ की तवालत और वक्फ़ों में कंट्रोल डेमोक्रेसी, इस निज़ाम ने किसी भी इदारे को अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ा। हम मुख्तलिफ़ तज़ादात से निकलते हैं और कई और तरह के तज़ादात में दाखिल हो जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये हुक्मरान तबकात की बाहमी लड़ाई है। दिस इज़ अ पावर प्ले, और आइन उसका विक्टिम है। आइन जो है उसकी तो आप समझें कि हमने मौत को तस्लीम कर लिया है,
कि जो ताकतवर हल्का जो चाहेगा वो अपनी मनमानी के मुताबिक आइन को समझने और आइन के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेगा। अब निज़ाम के अंदर इदारे हैं, इदारे इंडिपेंडेंट अगर ऑपरेट करते हों, उनके अंदर ऑनेस्टी हो, कमिटमेंट हो टू द कॉज और पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट ना हो। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बादशाह है, हमारा आर्मी चीफ भी बादशाह है और हमारा वज़ीर आज़म भी बादशाह है, और हुकूमत में तमाम शामिल अफराद जो हैं वो भी बादशाह हैं, इसलिए कि उन पर कोई कानून और आइन, हर शख्स अपनी पर्सनलाइज पावर को एक कलोनियल अंदाज में ऑपरेट करने की कोशिश करता है। ये हमारे इदारों का करैक्टर है। अगर ये इदारों का करैक्टर ना होता तो यहाँ 30 साल का मार्शल लॉ और मुसलसल मार्शल लॉ की मुदाखलत ना होती, फिर उसके बाद इंजीनियर्ड तरीके से, मैनिपुलेटेड तरीके से अपनी मर्ज़ी के लोगों को ला के एक ख़ास तर्ज से रियासत को चलाना और ढालना जो है उसका अमल ना होता। पीपल्स विल के साथ, लोगों की राय के साथ हुकूमतें बनती और बिगड़ती, और अदालतें यहाँ के मुंतखब वज़राए आज़म को फांसियाँ ना देती, अदालतें उनको 5-5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई न करती, अदालतें मुख्तलिफ तबकात के इशारे पर उनको परपेचुअली डिस्क्वालीफाई न करती। ये एक किरदार रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट का, जो तारीख़ी किरदार है, उसको आप मौलवी तमीज़ुद्दीन कीस से लेकर आज तक लें कि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहरहाल हमारे इदारों पर अवाम का मौजूद है। अवाम को अपने इदारों पर एतमाद नहीं है, और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के भी अगर आप उसके फ़ीचर्स देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो वहाँ भी आम आदमी की रसाई नहीं है। वहाँ भी एक ख़ास जागीरदार, सरमायादार, सजादा नशीन और कलोनियल इनहेरिटेंस के जो मालिक ख़ानदान और तबकात हैं वही वहाँ पे वो काबिज़ हैं। आप आर्मी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आर्मी भी अपने उसी कलोनियल पैटर्न के साथ यहाँ ऑपरेट कर रही है। आप देखें कि हमने जमहूरी निज़ाम को, जमहूरी माशरे को, जमहूरी समाज को तश्कील देने की तरफ कोई संजीदा काम नहीं किया। आज जो बहरान है ये एक कलेक्टिव क्राइसिस है ऑफ द सोसाइटी, जो मुख्तलिफ इदारों में आपको नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है ये जंग जारी रहनी चाहिए इदारों की आपस में, ताकि इनकी कोई मुस्बत और बेहतर शक्ल जो है निकल के अब आप आ जाए। अमल के ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा। मैं ज़रा आता हूँ ज़रा कमर दिलशाद साहब की तरफ। कमर दिलशाद साहब, मौजूदा सूरत हाल बहुत ही टेंस हो गई है और जुडिशरी अपनी जगह खड़ी है, और वो जिस तरह उसका आज बार काउंसिल ने भी उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे फुल कोर्ट को मना कर दिया। इसके अलावा उनका 2-3 रिमार्क्स है जो मैं देना चाहता हूँ। वो इन्होंने कहा कि जनाब आली, ये जो आपके सियासत है, इस सियासत ने अदलिया को जो है वो ख़राब कर दिया है, और दूसरी ये कि सियासतदान अपने मनपसंद फ़ैसले चाहते हैं। ये बड़ा सख्त रिमार्क्स दिया है उन्होंने, और बहरहाल इसका पॉइंट कुछ है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने कह दिया है कि अब हम जो हैं वो किसी धमकियों में नहीं आएंगे, ना अपने वज़ीर आज़म को जाने देंगे, ना किसी कुर्बानी को देंगे, और हम उन्होंने भी कहा है कि आप पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई जो है वो अदालत में लाई जाए, और पार्लियामेंट ने भी कहा है कि अदालत की सारी कार्रवाई पार्लियामेंट में लाई जाए। तो सर, इस खुली जंग का क्या होगा? जनाब, आपने अपने शुरुआत में ये बात की थी कि मौलाना अब्दुल आज़ाद ने पाकिस्तान की मौजूदा तारीख को नहीं देखा। वो आपने दुरुस्त फरमाया। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बदकिस्मती है कि दुनिया की किसी अदालत में भी पाकिस्तान की फैसलों को बतौर रेफरेंस पेश नहीं किया जाता। इंडिया में तो बाकायदा पाबंदी लगी हुई है कि जनाब कोई पाकिस्तान की अदालत के फैसलों को आपने बतौर रेफरेंस की बात नहीं करनी। यार बिल्कुल ऐसे फैसले होते हैं जो हमारे रवादार के मुताबिक नहीं होते। इधर पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में रहते हैं। बाकी इनका जो आज ख्वाजा साहब ने बात कही है, बहुत दुरुस्त बात कही है, बड़े अरसे की बात कही है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जनाब जिस वक्त हमारे जो नसरुल भुट्टो केस के बारे में जब केस चल रहा था जस्टिस अनवारुल हक साहब की अदालत में, तो तमाम फैसले उन्होंने किए। तो रात को जब डिनर था जनरल जियाउल हक साहब के पास,
तो शरीफुद्दीन खान ने पूछा ना आपने क्या फैसला लिखा है, उन्होंने बता दिया। कहता आपने उनको जनरल ज़ियाउल हक को 3 साल 4 साल आइन में तरमीम करने जाती है। कहते वो तो मैंने आपने दरख्वास्त ही नहीं दी थी, मैंने नहीं लिखा। उसी टाइम डिनर छोड़कर रात को 9 बजे गए और इनका था रजिस्ट्रार आशिक हुसैन, बहुत अब तो जिंदा है पता नहीं कैसे, बड़े अच्छे आदमी थे। तो आशिक हुसैन को जगाया रात को और वहां जाके उन्होंने टेम्परिंग की उस फैसले के अंदर, और वहां लिखा कि ज़ियाउल हक साहब को आइन में तरमीम करने की इजाजत है। ये तो हमारी अदलिया का किरदार है, बहुत सी बातें हैं। अब आइए इधर, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो ख्वाजा आसिफ ने यह पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गई है, उसके सामने सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 22 मार्च के फैसले को करदम करार देते हुए खुद ही इलेक्शन डेट दे दी, खुद ही इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, और उसके बाद तमाम इख्तियार जो थे इलेक्शन कमीशन के अपने पास रख लिए और कहा कि जनाब ये वजारत खजाना मेरे पास आए, डिफेंस सेक्रेटरी मेरे पास आए, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आए और मुझे बताएं कि आप इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं। तो जनाब आइन का आर्टिकल 218 की तो आपने रीराइटिंग कर दी। आइन के आर्टिकल 218 219 के तहत तो इलेक्शन कमीशन इख्तियार है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा, वो क्या करते हैं, वो खत लिखा स्पीकर साहब को और चेयरमैन सेनेट को और प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा हमारे तो तमाम इख्तियार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास रख ली है, तो हम किस बना पर इंतखाबात करवाएंगे। और हमने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसरों के खिलाफ हमने डस्का इलेक्शन में जो एक्शन लिया था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको करदम करार देकर उनको खुली छुट्टी दे दी, जो मर्जी टेम्परिंग करें, पोलिंग स्टेशन पर कब्जा हो जाए, जो मर्जी करें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो हम तो बेखत्म हो गए, बेसरम हो गए, हम कैसे इख्तियार करेंगे। इस फैसले के बाद जो हमने मौजूदा रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए हैं, जो हमने इलेक्शन होने थे पंजाब में, तो उसके तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने हमारे इख्तियारात को चैलेंज कर दिए। वो तो हमारा हुक्म ही नहीं मानते, हमारे टेलीफोन अटेंड नहीं करते, कहते आपके पास क्या इख्तियार है, हम तो जो मर्जी करेंगे, आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं। ये सब और हाई कोर्ट ने हमारे इख्तियार सलब कर लिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि इतना इंपॉर्टेंट खत उन्होंने स्पीकर को लिखा या चेयरमैन को लिखा, उस खत की रोशनी में खुद भी कोई फैसला करते नहीं, जनाब हमने आपको ऐसे कोई इख्तियार सलब नहीं किए, आप अपने काम को जारी रखें। उन्होंने ये भी लिखा कि इधर हम इलेक्शन, हमारे खिलाफ गालियां पड़ रही है, हमारे खानदान को धमकियां दी जा रही है, हमारे बच्चों को अगवा करने की धमकियां दी जा रही है। जब हम एक्शन लेते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे फैसले को करदम करार देकर हुक्म एक जारी कर दिया जाता है। हम खतरे में शदीद पड़े हुए हैं, हम ना तो इलेक्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं, ना आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, अदालतें हमें चलने नहीं देती, ना हमें इलेक्शन कर देती। इधर हम किसी को सजा देते हैं, ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाई पर चंद घंटों में उसको बरी कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो खुद इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है ना। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया, जो भी किया, बहुत अच्छा हो गया। ये बड़े अरसे के बाद पार्लियामेंट जाग उठी है और पार्लियामेंट खड़ी हो गई है कि जनाब हमारे इख्तियारात हैं, आप तो हमारे अंडर हैं। बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने कि मेरी तनख्वाह तो 1,60,000 है, अपनी तनख्वाहें बता दी हमें, आप पूरे खानदान से मिलकर पूरे 7 नस्लों तक की आपने मुराद ले ली। ये भी आपको एहसास होना चाहिए। वो चंद घंटे काम करते हैं, अब मौजरा रात दिन काम करते हैं, उनकी 1,60,000 को कोई प्लाट नहीं दिया जाता। तो हर शहर में, हर गली में प्लाट लिए जाते, फाइलें बिकती हैं, फैसले बिकते हैं, वो सारे मामले देखे जाते हैं। ठीक है सर, मैं आगे आपसे रुजू करूंगा, इसके ऊपर फर्दर रुजू करता हूं। मैं जरा इनामुल्लाह न्याजी साहब की तरफ आ जाता हूं। इनामुल्लाह न्याजी साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है अदालत की, हुकूमत की, पार्लियामेंट की, आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने कल एक जो है वो जुलूस निकाला, और वो जुलूस इस अदालती कार्रवाई से एक दिन पहले निकाला, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के, जो कि अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, उसका कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर हुकूमत ने नहीं माना तो फिर लोग बाहर निकालूंगा और लोगों का एहतजाज करूंगा और पाकिस्तान के तमाम रास्ते बंद कर दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो उनको कैसे पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा है जो हुकूमत नहीं मानेगी। जी इनामुल्लाह न्याजी साहब।
जी तो अभी तक तुमने डिस्टॉर्शन खत्म नहीं किए यार, बताओ यार। आप उनको कीजिए ताकि मैं उनसे सवाल करूं। मैं यहाँ पे दो चीज़ें रख के आगे जाऊंगा, अगर इनामुल्लाह न्याजी साहब आ जाते हैं तो उनको ये डिस्टॉर्शन अब फ़ोन पे भी आने लगी है भैया। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ और उसका जवाब भी हाजिर कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक, चले मैं आगे बात करता हूं। इस वक्त इनामुल्लाह न्याजी साहब, इनामुल्लाह न्याजी साहब आपने मेरा क्वेश्चन सुना या मैं रिपीट कर दूं? नहीं आप, मैंने क्वेश्चन सारा सुना। ठीक है। अब बात ये सिर्फ करने वाली ये कि मैं हैरान हूं इस मुल्क के सामने। जी बोलें बोलें, आवाज आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब, मैं ये हैरान हूं कि इस मुल्क के अंदर ये बिल्ली और चूहे का जो खेल खेला जा रहा है पिछले 75 साल से आज तक, मेरा ख्याल है कि ये अब वक्त आ गया है कि ये सारा खेल नंगा हो जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज होने का वक्त आ गया, सबके एक्सपोज होने का वक्त आ गया। और यहाँ तक बातें हैं कि सियासत ने किसको गंदा किया और किन्होंने सियासत को गंदा किया है, ये भी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, कुछ छुपी बातें नहीं है। कि कभी हथौड़ा, वो जैसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, कभी हथौड़ा आ जाता है, कभी बंदूक आ जाती है। ये दोनों चीजें जो है ना इस मुल्क पे मुसलसल हावी रही हैं, मुसलसल हावी रही हैं। और ये जो बातें हो रही हैं कि सियासतदान मर्जी के फैसले सियासतदानों को दिए गए हैं और रिकॉर्ड में बातें मौजूद हैं। कोई लाडला बना, कोई क्या बना, मर्जी के फैसले दिए गए हैं। अब सूरत है ये खेला जा रहा है, किसके कहने पे खेला जा रहा है, कौन इसके पीछे है, ये सारी चीजें मैं आपके पिछले प्रोग्राम में काफी तफसीलन ये बातें कर चुका हूं कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जितना खिलवाड़ हो रहा है ये सारा इसके कनेक्शन पीछे जाके मिलते हैं कहीं ना कहीं हमारे बैठे हुए जो हमारे पे हुक्मरानी जिंदगी भर करते आ रहे हैं, उनके पास सारे ताने बाने जाके मिलते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एडवांस में अलर्ट करना शुरू कर दिया है, उनको पता चल गया है कि फैसला क्या आएगा। उसके बाद उनके पास है क्या, सियासत नाम की चीज तो उनके पास है नहीं, उनके पास सिर्फ दंगा फसाद है और मुल्क में अफरा तफरी है। वो फैलाने का उनका एजेंडा बिल्कुल सामने आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ये बिल्कुल है। क्योंकि इमरान खान साहब पिछले दिनों एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो किसी को हम नहीं खिलाते तो विकेटें उखाड़ के ले जाता था। इमरान खान वो तुम हो और कोई नहीं है, विकेटें उखाड़ने वाले तुम हो और तुम ही ये सारा काम सारे अंजाम दोगे और दे रहे हो। और जहां तक बातें हैं, मैंने तो सियासतदानों ने तो जिन्हीं जाके अंदर तफरका डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सियासतदानों ने तो नहीं कहा जजों को कि आपस में लड़ पड़ो। क्या वजूहात है, उन वजूहात पे गौर करने की जरूरत है, न कि पाकिस्तान की सियासत पे गौर किया जाए। अफसोस की बात यह है जब ये लोग मुख्तलिफ साइड से सियासत पे हावी होने की कोशिश करते हैं तो पहले तो कामयाब होते रहे, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ वक्त पे अपने मकासद पूरे करते रहे, जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो भुट्टो साहब के साथ हुआ, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ, ये सारे हावी होते रहे हैं। अब वक्त आ गया है, मेरा जाती ख्याल है, मेरे इलाके का थोड़ा बहुत मुझे जो सियासत के सियासी वर्कर के तौर पे तजर्बा है वो ये है, अब वक्त आ गया है कि सबको नंगा होना पड़ेगा और ये नंगा जो होना है उसके बाद शायद इस मुल्क की तकदीर में कोई तब्दीली आ जाए। अदरवाइज 75 साल के अंदर रिकॉर्ड निकालें, वो कौन लोग थे जो बंगालियों को बैठ के गालियां देते थे कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, वो कौन लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश बनवा के हाथ झाड़े, साइड पे आए, जायदादें बनाई, कोठियां बनाई, मुरब्बे लिए, अरबपति बने, साइड पे हो गए। और पिछले दिनों में किसी साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, सियासतदानों ने इस पाकिस्तान को अलहदा किया। सियासतदानों की क्या जरूरत थी? उस वक्त जिस खौफनाक तरीके का मार्शल लॉ लगा हुआ था, उस मार्शल लॉ में सियासतदान की क्या जरूरत हो सकती है? क्या क्या हुआ इस मुल्क के साथ, कौन कौन सा खिलवाड़ हुआ?
इन सारे खिलवाड़ों के अंदर अदलिया का किरदार बराबर कर रहा है, चाहे वो साकिब निसार की शक्ल में हो या किसी और जज की शक्ल में हो, चौधरी इफ्तिखार की हो या किसी और की शक्ल में हो, ये खिलवाड़ होता रहा है। ठीक। और इस खिलवाड़ पे थोड़ा सा मैं अपना इस बात पे वकला हजरात को अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से वकला जागे हैं और वकला ने इन चीजों को पॉइंट आउट किया है। अब भले से बीच में से कोई टूट जाए और से अपनी लाडले की तरफदारी करने के चक्कर में पिछली तारीख को मसख करने की कोशिश करें, ठीक। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आप उन लोगों को पड़ेगा जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, तो फिर ब्रेक के बाद बताऊं। वेलकम बैक। अच्छा, ये आबिद साकी साहब, मेरे ये सवाल है कि बार कौंसिल सर जाहिर है वकला की बहुत अहम बॉडी है, तो उन्होंने सर बुलाया भी था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस बेंच की हेयरिंग में और उनकी राय भी मांगी थी। और वो राय ये थी, उनकी दो राय थी। एक तो मज़ाहिर नकवी को उन्होंने कहा कि आप बेंच से अलग करें, और दूसरा उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बना दीजिए ताकि किसी को शिकायत ना हो। दोनों बातें मुस्तरद कर दी चीफ जस्टिस ने, लेकिन एक बात जो की है उस पर मेरा एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी जज के ख़िलाफ़ शिकायत हो या कोई आपके इल्ज़ाम हो, उसकी बुनियाद पर किसी जज को बेंच से अलग नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त होता है जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई फ़ैसला दे। तो मेरा एक सवाल है सर, एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि बार कौंसिल समेत कई वकला और कई दूसरी सियासी जमातों के लोगों ने रेफरेंसेस दाखिल करा चुके हैं इस वक्त, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार है बुलाने का, और वो नहीं बुला रहे हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर इजलास नहीं होगा तो फिर इन जजेस के ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं, उसका फैसला कैसे होगा? जी साकी साहब। देखिए, मैं ये तो बड़ी एक महदूद बात है जो आपने की है। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ को एक वसी तनाज़र में किया है और मैं उसी तनाज़र की बुनियाद पे बात करूँगा, और वो ये है कि ये जो हमारा माशरा है ये जुल्म और इस्तेहसाल पर मबनी माशरा, ज़वाल याफ्ता रियासत और रियासत के ज़वाल याफ्ता इदारे, ये अलमिया है वो। ये एक क्राइसिस है या ट्रेजेडी है, आप इसको जो मर्ज़ी समझ लें, लेकिन यहाँ अब बात आइन, कानून, ज़ाब्ते, कायदे और अखलाकियात से आगे निकल चुकी है। और जिस तरह न्याजी साहब ने कहा है ना कि ये अब चीज़ों के एक्सपोज होने का वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ चीज़ें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी हैं और इनको मज़ीद एक्सपोज होना चाहिए। और हमें अवाम को अवामी शऊर और अवामी जिद्दोजहद के साथ इस जुल्म और नाइंसाफ़ी पर मबनी जो एक एलिटिस्ट और कलोनियल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर खड़ा हुआ समाज है, इसको बेखूब बुन से उखाड़ फेरने की जद्दोजहद करनी चाहिए। और उसके नतीजे में फ़ौज का इदारा भी रिफॉर्म होगा, उसके अंदर की भी रेफॉर्मेशन चाहिए, जुडिशरी के अंदर भी रेफॉर्मेशन चाहिए, और हमारे हुक्मरान तबकात के अंदर भी एक मुमकिना इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत है ताकि इन ख़ानदानों की गिरफ्त से इस माशरे को आज़ाद करवाया जा सके जो 70 साल पर इस पर काबिज़ हैं। अब करने वाली बात यह है, अगर इसको छोड़ के हम महदूद तसव्वुरात की बुनियाद पर आज और कल के फ़ैसले करेंगे तो वही एडहॉकिज़्म जो हमने पिछले 70 साल से ज़ायद अरसे में हमने एडहॉकिज़्म की बुनियाद पर और डेली मैनेजमेंट की बुनियाद पर और मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपनी अपनी ताकत के यानी इस्तेहकाम के लिए और उसको मज़ीद उसकी एक्सटेंशन के लिए, पैसे के लिए और लूट मार के निज़ाम की एक्सटेंशन के लिए, ये तमाम हुक्मरान तबकात की तारीख ये है। उसमें फ़ौज भी शामिल है, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें जुडिशरी भी शामिल है।
और उसमें वो तमाम सरमायादार, वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस मुल्क के यानी ज़राए पैदावार पर काबिज़ हैं ठीक। और इस मुल्क की आबादी को उसके सम्राट से महफूज कर रखा है। ठीक है, ये है तसव्वुर सियासत, ठीक। ये है जद्दोजहद का एक खाका जिसकी सूरत में ये कौम आगे बढ़ सकती है। ठीक। अदरवाइज ये पैच वर्क है सारा, ठीक। ये एडहॉकिज्म की कंटिन्यूटी है। ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या पार्लियामेंट की ये कहानी हो, ये आप देख लेंगे कि अगर इसको सही सियासी समत में इस जद्दोजहद को आगे ना ले जाया गया तो फिर पता नहीं हमारा, वो कहते हैं कि हमारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जी कमर दिलशाद साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्या देखते हैं सर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आपके पास 3 मिनट है सर। जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे आवाज साकी साहब फरमा रहे हैं तो हकायक तो सबने बयान कर दिए, वो जरा खुल के बात नहीं कर रहे जाए, उन्हें वकालत करनी होती है, जजों के सामने पेश होना होता है। लेकिन मसला यह है कि आप सवाल ये करें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि जनाब आपने आर्टिकल 63(1) में तरमीम कैसे कर दी? आपने किस आइन और कानून के तहत ये कहा कि ये वोट कास्ट हो सकते हैं, काउंट नहीं हो सकते? कहाँ लिखा था आइन के अंदर? आइन में इजाजत दी गई है आर्टिकल 63(1) में, किसी ने नहीं पूछा, ना पार्लियामेंट ने इस पर तरमीम की, ना पार्लियामेंट ने एक्शन लिया। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद अपनी तशरीह करते वक्त आइन में तरमीम कर रहे थे, अब ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि जनाब हम आइन में तरमीम नहीं करने देंगे। अच्छा खैर, ये तो बात एक तरफ हो गई। अब आपकी तरफ जो सवाल जो आ रहा है वो यह है कि तोशा खान का केस भी बहुत अहम है, वो भी सेशन जज की जो है वो भी अदालत में फैसला आ जाएगा। अब अदालतें जो है इनको रिलीफ देने के बारे में अब मोहतात रवैया अख्तियार करेगी। अब जैसे कि आप ये देखें कि 27 अप्रैल को बड़ा अहम फैसला आ रहा था और 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे थे कि संगीन नताइज ठोकने के लिए तैयार हो जाएं। बार बार जैसे बहुत बड़े सियासतदानों पाकिस्तान के संगीन नताइज ठोकने के तैयार हो जाए। तो 27 अप्रैल को क्या हुआ? वो सारा 3 रुकनी बेंच शहर में शुरू हो गया और उन्होंने सारा मामला सियासतदानों के हवाले कर दिया जी आप खुद ही फैसला करें और जो फैसला करेंगे हम राय देंगे, हुक्म नहीं देंगे, फैसला आप खुद ही कर लें। अगर कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो आप जाने वो काम जाने, हम खामोश हो गए। मैंने वो जो 3 रुकनी बेंच था उसका फैसला पार्लियामेंट ने गैर मुयसर कर दिया। ये पार्लियामेंट की ताकत थी। और दूसरी बात ये थी कि जो पार्लियामेंट ने जो अपना जो किया है अदालती इस्लाहत एक्शन की अदालती इस्लाहत एक्ट पास किया जिसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजरल एक्ट, उसके बारे में देखे 8 रुकनी बेंच जो उनका अपना बेंच है उसकी आज को भी डेट डाल दी 8 मई, खत्म कर दिया सारा मामला। जो कह रहे थे हम इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे, भाई इसको तो लॉ ऑफ लैंड बन गया, स्ट्राइक डाउन कैसे कर देंगे आप? तो ठीक है, सारा मामला सामने आ गया। इसी तरह ये तोशा खान का हो गया। अब इलेक्शन में पाकिस्तान ने 14 मई को बड़ा अहम फैसला आ रहा है इलेक्शन में पाकिस्तान, उन्होंने इमरान खान चौधरी को जो फर्द जुर्म ऐड कर देनी है। ठीक है, ये आप आज टाइम मेरे पास कम है, जरा मैं इनामुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ आया हूँ। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, जैसे अभी कंवर साहब ने कहा बड़े सीरियस केसेस हैं, उसके सबूत भी मौजूद हैं। अच्छा, हुकूमत हमें बहुत बुज़दिल नज़र आती है, आप इसको कैसे देखते हैं? एक्शन नहीं लेती, लेकिन अहम तरीन केसेस के फैसले इलेक्शन कमीशन में और अदालतों से भी नहीं आ रहे हैं, डिले पे डिले हो रहा है। क्या कहेंगे सर? 3 मिनट आपके पास है। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं आपको कि हुकूमत की बुज़दिली की या उसकी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है एक्सक्यूज मी, बात सिर्फ ये है कि इमरान खान के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा आप टाइम दें। ये जितने लोग बैठे हुए हुकूमत के अंदर जिनके तजर्बे के नजदीक पीटीआई नजदीक से क्या दूर से भी कहीं से नहीं गुजर सकती, उनका तजर्बा इतना है जिस पे बंदा डिपेंड कर सकता है। एक बात, इमरान खान साहब जिस सिमत अपना सफर कर रहे हैं ना, उनकी सोच समझ से भी बाहर है कि किस हद तक बुरे फंसने जा रहे हैं। जो फॉरेन फंडिंग केस है, बड़ा सिंपल सी बात है, जो मलिक रियाज का केस है, ये दोनों केस इमरान खान के लिए एंड होगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं। मैं अपनी पार्टी की वर्किंग भी जानता हूं, मैं पीपल्स पार्टी की वर्किंग भी जानता हूं, उनको भी देखा हुआ है, मौलाना फजल रहमान साहब के तजर्बे को भी जानता हूं। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब बहुत बड़ी भूल में क्यों इस तरह तड़प क्यों रहे हैं? तड़प इसलिए रहे हैं कि उनको पता है
क्यों अब आगे उनका एक डेड एंड आने जा रहा है जहां पे वो खाई में गिरेंगे या किसी और इंजाम के साथ दो चार होंगे। मेरा जाती अपना ख्याल है इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ी तकनीक है जो उसकी डील करने की, उसमें पहली जो लेवल होता है ना वो ब्लैकमेलिंग होता है। हर किसी को ब्लैकमेल करने का इरादा लेके निकलते हैं और इस ब्लैकमेलिंग के अंदर उनको अभी जो सूरत हाल मैं देख रहा हूं उस ब्लैकमेलिंग का उस पे कोई किसी पे असर नहीं पड़ने लगा। अगर कोई इमरान को सपोर्ट करता है कि कल मैं सदर पाकिस्तान मुझे बना देगा इमरान, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये अब वो वक्त नहीं रहा कि इमरान, मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि ये जो नए चीफ साहब आए हैं जिनकी वजह करके थोड़ा ना दिलासा आया है कि ये बंदा शायद इस फौज के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर कर जाए, इस मुल्क को उस रास्ते पे या उस फौज को उस रास्ते पे ले जाए जिस रास्ता जो सही तयन कर सकेगा इस मुल्क की तकदीर का। मैं जाती तौर पे समझता हूं इमरान खान साहब को अंदाजा हो चला है कि अपने इंजाम के तरफ रवाना है। और मैं जो लोग डॉक्टर साहब ये बात सुनिएगा, जो लोग सदर बनने के चक्कर में इमरान को प्यार कर रहे हैं वो अपने दिल से सदर बनने की ख्वाहिश निकाल दें। ये मुझे जाती नॉलेज है जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। ठीक। और इस चीज को आप